नमस्कार। पंचनामा देख रहे हैं आप, छोटा वाला। छोटा पैकेट ज़रूर है, लेकिन धमाका बहुत बड़ा है। आपको पता होगा, बाबा के स्वास्थ्य कारणों की वजह से हम लगातार रात भर ट्रैवल करके, जिस दौरान बोचहा का रिज़ल्ट आपको प्राप्त हो रहा था हमारे चैनल के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी, उस दौरान हम ट्रैवल करके गुड़गांव पहुँचे और मेदांता में बाबा इलाजरत हैं। लेकिन इस दौरान बाबा लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं। कई राजनीतिक विषय हैं जिन पर चर्चा हो रही है। बोचहा का चुनाव एक माइलस्टोन चुनाव रहा। इसके रिज़ल्ट में भी वैसी ही उम्मीद थी। मुझे उम्मीद थी कि बोचहा में जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय ना होकर दो तरफा हो गई है। लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि मुकेश सहनी ने जो किया है उससे भाजपा को अपने द्वारा किए गए कृत्यों पर अफसोस ज़रूर हो रहा होगा। अब आगे मुकेश सहनी क्या करते हैं, भाजपा क्या करती है, ये तो चर्चाएं आगे होंगी। लेकिन चूंकि राजद ने भी बहुत बड़ा दाव खेला था, ये MY समीकरण भूमय हो गया और पूरा बोचहा भूमय हो गया। ये हुआ कैसे? रातों रात तो हुआ नहीं। बोचहा के रिज़ल्ट के बाद आपने लगभग सभी, या फिर हमारे जैसे जो छोटे चैनल्स हैं उन सभी का विश्लेषण आपने देखा। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ है, अब तक हमने या बाबा ने इस जीत पर कोई विश्लेषण नहीं किया। इस जीत के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हम सीधे बाबा के पास चलते हैं, क्योंकि बाबा ही लगातार इस पूरे विषय पर नज़र बनाए हुए थे और बोचहा के रिज़ल्ट को लेकर बाबा ये स्पष्ट कह रहे थे कि आगे चल के बिहार की राजनीति को बदलने वाला रिज़ल्ट होगा। तो बाबा से जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ बदलने वाला है बिहार में इस चुनाव के रिज़ल्ट के बाद। बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। अब धन्यवाद किस कारण से दिए हैं ये तो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन बोचहा के चुनाव ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से टर्निंग पॉइंट जो होता है राजनीति का वो ला करके रख दिया। एक ठहराव आ गया राजनीति में, जहां यंग वर्सेस जो अनुभवी हैं उनसे चुनाव चल रहा है। और बोचहा के साथ पहले थोड़ा चर्चा जरूरी हो जाएगा। उन 24 सीटों के जो चुनाव हुए थे MLC के, उस पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि जो चुनाव चल रहा है और जिस तरह की बातें चल रही हैं, जो बिहार में राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, उसकी बेहतर अगर कहा जाए सबसे बढ़िया विश्लेषण तो आपने पंचनामा में किया था। आपके पंचनामा के दर्शक भी अलग हैं और ख़ास करके एक युवा वर्ग जो आपके पंचनामा से प्रभावित हुआ। मैं अक्सर घूमता हूँ, कई जगहों को जाने का मौका मिला, भले ही बीमारी के कारण दिल्ली और गुड़गांव में मैं भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, जहाँ भी हो, लोग पहचानते हैं, लोग जानते हैं कि आप पंचनामा करते हैं और आपके खबरों को लोग बेहतर देखते हैं। कहा जाए तो आपने जैसा शुरुआत किया कि आपके जैसे जो छोटे, तो नहीं जी, छोटा बड़ा नहीं होता है, होता यह है कि अनुभवी और यंग, उसमें आपने अपना एक अलग स्थान बनाया है। बोचहा के चुनाव के शुरुआती दौर से आप जो बातें कह रहे थे, जो आपकी टीम रिसर्च करके वहाँ से लेकर के आई थी, वो सारे जगहों से बिल्कुल अलग था। आपके जो रिसर्च थे, आपने जो वहाँ ग्राउंड जीरो पे काम किया था, आपकी टीम ने काम किया था, उसको लेकर के आपका जो प्रेडिक्शन था और जो आपका सूत्र था, जैसा कि आपने दिखाया भी था सत्य शोध में, वो बिल्कुल सटीक बैठा है। और दोनों ही मामलों में, या तो 24 सीटों के MLC चुनाव के मामले में कह लें या फिर आपको बोचहा के मामले में कह लें, आपने जैसा कि आज पंचनामा में कहा है कि बोचहा में फैक्टर क्या रहा, जो कि इतना बड़ा दल पल के साथ लास्ट में नीतीश कुमार को भी लेकर के जाना पड़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव NDA हारी क्यों? तो सबसे बेहतर इसका होगा कि या तो आपका पंचनामा पीछे से कोई देख ले या फिर जीतन राम मांझी को सुन ले। जो जीतन राम मांझी ने जो बातें कही हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है और उनके कहने का तात्पर्य यही था कि बिहार की राजनीति ज़बरदस्त बदली है। भारतीय जनता पार्टी को सोचने की ज़रूरत है और ख़ास करके जितने भी बड़ा आप जीत कर लें, लेकिन अगर आपके घर में कोई प्रतिष्ठा आपकी नहीं हो तो आप इतना मान के चलिए कि आपकी प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग आपको बेहतर, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग जानते हैं, बेहतर वही जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे जितना भी हो, 5 राज्यों के चुनाव में अपना दमखम दिखाया हो, 4 राज्य जीती हो, अपना सरकार बनाई हो, लेकिन सारा बिहार में आकर के वही ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। और इसमें आप तेजस्वी यादव की योग्यता क्षमता से अलग एक बिहार के राजनीतिक सोच की बात कर सकते हैं। बिहार की राजनीतिक सोच इस देश में, दुनिया में एक अलग ढंग से जानी जाती है, चूँकि चाणक्य की धरती रही है। सबसे बड़ी बात नमन जी कि आपने पंचनामा में जो सूत्र दिया था, जो आपने बातें कही थी, उन बातों में से मैं ही उन्हीं को सब बातों को दोहरा दूं तो ये पता चल जाएगा कि बोचहा में चुनाव परिणाम ऐसे होने थे। क्योंकि आपने शुरू में कहा था, तो निश्चिंत थी, अब बाकी किसी को कॉन्फिडेंस होना हो, जदयू को कॉन्फिडेंस था कि राजा जीत रही है।
बिल्कुल, आपने ये भी बात कही थी कि जदयू के लोग जश्न मना रहे हैं। कई लोगों से आपकी इंटरनल बातें हुई होगी, मेरी भी बातें हुई थी। लोगों ने कहा था कि जीत जाओ तो मजा आ जाए। जी, तो मजा तो आ गया, लेकिन बिहार की राजनीति में ये जीत हार कहाँ से क्या परिवर्तन लेके आ रहा है। तो सबसे पहले आपने जो सूत्र बताया भूमाई समीकरण का, मैं आपको बताऊं कि बिहार के अलग अलग जिलों से मुझे फ़ोन करके लोगों ने, जो खास करके इस समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि बाबा जीत गए ना। तो इसका मतलब आप समझिए कि कहीं ना कहीं बिहार में एक नया वर्ग तैयार हो गया है, जो बिहार की राजनीति में जो वोट की राजनीति है उसे चेंज करने की दिशा में घूम रहा है। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि नीतीश कुमार के लौकुश पर जब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार किया, सम्राट अशोक कार्यक्रम, बिल्कुल बिल्कुल, इसका भी आपने एक उदाहरण दिया था कि कहीं ना कहीं एक वैक्यूम, पहले सम्राट अशोक को खत्म करने की कोशिश की गई एक साहित्यकार द्वारा कहलाकर, फिर सम्राट अशोक को हाईजैक कर लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, होता क्या है ना कि आप सभी जगह पर आप छापा डाल दीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन किसी व्यक्ति के जब ईगो पर आप टच करते हैं तो वहां जाकर के मामला दूसरे तरफ डाइल्यूट हो जाता है। और बिल्कुल यही हुआ। नीतीश कुमार जब 2020 का चुनाव हुआ और उसमें जो पछाड़ खाए और अधिक से उनके लौकुश समीकरण के लोग दूसरे हिस्से में जीत करके आए, तो नीतीश कुमार को लगा कि इसको हम समेट लें। और यही कारण था कि उन्होंने कहीं ना कहीं जहर खाया, जो कि नीतीश कुमार जाने जाते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं, लेकिन उन्होंने एक जहर का घूंट लिया और उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाया। वही उपेंद्र कुशवाहा जो चुनाव में कहाँ घूम रहे थे, जिसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने बोचहा चुनाव के बीच में भी की। और जिस तरह से नमन जी नीतीश कुमार गए, आपने चर्चा किया था पंचनामा में कि नीतीश कुमार गए, लेकिन एक बार भी भाजपा का नाम उन्होंने नहीं लिया। ये एक बड़ा फैक्टर था। एक फैक्टर ये था कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव वहाँ लड़ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किन से चुनाव लड़ रही थी। तो एक तो वो राजद से चुनाव लड़ रही थी, दूसरा वो चुनाव लड़ रही थी मुकेश सहनी से, लेकिन तीसरा चुनाव वो जो अपने ही दल के दो वरिष्ठ नेताओं से लड़ रही थी, वरिष्ठ दलों से लड़ रही थी। एक थी जदयू और दूसरा था हिंदुस्तानी अवाम पार्टी। ये दोनों से भी उसके चुनाव लड़ना था, क्योंकि बहुत पहले ही भीतरघात भी था। बिल्कुल बिल्कुल, भीतरघात तो पहले ही कई बार चर्चाएं हो चुकी थी उसकी। अब ये फ्रंट पहले ही बन चुका था। मुकेश सहनी के एनडीए से बाहर होने से पहले एक फ्रंट बन गया था जो भाजपा विरोधी खेमा था। यानी कि तीन दल अलग हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई थी। और भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को निकाल बाहर जो करवाया नीतीश कुमार के द्वारा, उसके पीछे कारण यही था कि वो बाकी के दलों को अपनी औकात बताना चाहती थी कि वो कहाँ है, जिसका भी फैक्टर रहा। और सबसे बड़ा फैक्टर वहाँ क्या रहा कि जिस उम्मीदवार को खड़ा किया वो उम्मीदवार 5 साल तक जीतने के बाद नजर ही नहीं आया था। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह था कि मौके पर चौका जो होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जिसकी चर्चा आपने की थी कि तेजस्वी यादव ने अगर सबसे बड़ा मूव कुछ लिया है तो वो था अमर पासवान को अपने तरफ लाना। लेकिन इन सारी बातों के बीच में नमन जी, एक जो मेरे मन में जो शुरुआती दौर में जैसे ही अमर पासवान राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किए और उन्हें चुनाव लड़ाने की बात हुई, मेरे मन में एक बात बहुत तेजी से उमड़ घुमड़ कर रही थी, जिसकी चर्चा मैंने खूटा ठोक में किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो एनडीए से बाहर होने से पहले मुकेश सहनी कर रहे थे और कह रहे थे कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का जो एक बड़ा ऑरा है उसे पार पाना मुश्किल है। लालू प्रसाद के साथ उनकी बेहतर जो राजनीतिक समझ है गार्जियन तक बताया था और कहा था कि क्यों नहीं, अगर तेजस्वी यादव चाहें तो वो डील करें 6 महीने का तो हम कर सकते हैं। तो कहीं भीतर डील तो नहीं हो गई अमर पासवान को उधर भेजने की कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी रूप में हराना है। आखिर दोनों तरफ से वोट कटा भाजपा का। बिल्कुल। अब आप समझिए ना कि जितना वोट दोनों को मिला करके आया उससे ज़्यादा वोट आया है राष्ट्रीय जनता दल को। इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं जो आपने चर्चाएं की थी शुरू से, वो अब बेहतर तो आप इसको अच्छे ढंग से आपके पंचनामा के दर्शकों को आप ही बता सकते हैं। तो ऐसा है कि आप इन सारे विषयों पर जो चर्चाएं हमारी हुई, इसका कंक्लूजन जो है अपने खास करके पंचनामा के दर्शकों को जरूर बता दें, क्योंकि ये पहला विश्लेषण है जीत हार के बाद। नहीं, बहुत अच्छी बात है आपने बोली। एक बात बहुत जो महत्वपूर्ण है इसमें वो ये है कि बोचहा में हार जीत तो हुआ, लेकिन बोचहा के हार जीत के बाद समीकरण बदलेंगे बिहार में, और उन समीकरणों को बदलने की शुरुआत बहुत पहले भाजपा के समकक्ष कहीं ना कहीं राजद ने शुरू कर दिया था। जब भाजपा बिहार में 2015 के बाद अपने खोए हुए सम्मान को, वोट बैंक को वापस लपेटने लगी,
तो तेजस्वी यादव ने भी MY के ऊपर देखना शुरू कर दिया। AD सिंह को राज्यसभा भेजना हो या फिर अनंत सिंह को चुनाव लड़ाने की तैयारी करना। अनंत सिंह की पत्नी भी चुनाव लड़ी थी लोकसभा का, लेकिन इन सारी तैयारियों के बावजूद जो बड़ा वोट वर्ग है सवर्णों का, चाहे जगदानंद सिंह हो, सुनील सिंह हो, इनकी वजह से भी आकर्षित नहीं हो पाया तेजस्वी यादव की तरफ। और तेजस्वी यादव उसको समझ रहे थे। 2020 के चुनाव के एग्जिट पोल में भी वो जीत रहे थे, लेकिन सवर्णों ने उनके रथ को रोक लिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि नीतीश कुमार ने रोका या भाजपा ने रोका, सवर्णों ने रोका। अब वही सवर्ण तेजस्वी यादव को बोचहा गिफ्ट रैप करके घर पहुंचा देते हैं। तेजस्वी ने बहुत मेहनत नहीं की है। भाजपा जिस दल बल के हिसाब से उतरी थी, तेजस्वी यादव उसके समक्ष अभिमन्यु टाइप के थे। लेकिन बिहार में इस बड़ी जीत का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जैक्टली वो कारण। देखिए 100 कारण हो सकते हैं, नीतीश का धोखा हो या फिर भूमिहारों को मौका देने का कहीं ना कहीं जो रणनीति था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आप जरा एक चुनाव पीछे चलिए। एक चुनाव पीछे का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जानकार समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हो तो मैं समझा रहा हूँ। देखिए मुजफ्फरपुर में नींव रख दी गई थी, जो भूमाई समीकरण है उसका आधार बन गया था, और इसमें बहुत हद तक जो कहा जा सकता है साथ दिया भूमिहार जो ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट है उसने। इस फ्रंट की तरफ से मंत्री रह चुके सुरेश शर्मा ने जो विरोध किया, इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ा भाजपा को। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी इसमें गलतियां भाजपा से करवाई। तेजस्वी यादव ने अपने जोड़ घटाव और समीकरण में सबसे बड़ा जो बात ध्यान में रखा वो ये था कि बिहार में जो MLC चुनाव थे उसमें तेजस्वी यादव ने भूमिहारों पर दांव खेला था। MLC चुनाव में 3 भूमिहार नेताओं को MLC बनाया जिताकर, और ये कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद हुआ तेजस्वी यादव के समीकरण के। और ये रातों रात नहीं हुआ, चाहे AD सिंह को राज्यसभा भेजना हो या अनंत सिंह को साथ लाना हो, ये सारे समीकरण गढ़ लिए गए थे। और 2015 में भूमिहार समाज से आने वाले बाहुबली अनंत सिंह को टिकट देने के बाद और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को मौका दिया, जिसके बाद ये समझ में आने लगा कि अनंत सिंह की वजह से जो भूमिहार समाज नाराज है नीतीश कुमार से, उसको एक जगह मिल गया। लेकिन बाद में MLC चुनाव में जिस तरीके से अनंत सिंह के कहने पर कार्तिक मास्टर, इंजीनियर सौरभ और अजय सिंह को जो टिकट दिया गया और उसके वजह से जो जीत कर लोग आए, ये समझ में आ गया कि तेजस्वी यादव अब इस पूरे जो समाज है उसको नेतृत्व करने का मौका देंगे। अब नीतीश कुमार दे नहीं रहे हैं। भाजपा ने जो सज्जनानंद सिंह के साथ किया वो देखा आपने। सज्जनानंद राय को जिस तरीके से घुमाया गया भाजपा के द्वारा और वो जीत कर आ गए, ये तो स्पष्ट है कि उनके आसपास के भूमिहार ये बात मानकर चलेंगे कि हम भाजपा के बंधुआन नहीं हैं और भाजपा को कभी भी उसकी औकात दिखा सकते हैं। और ये मौका किसने दिया? तेजस्वी यादव ने। इसीलिए बाद में सज्जनानंद राय के बारे में एक से एक बातें उठी कि वो राजद में भी जा सकते हैं। खुद अपने मुंह से उन्होंने कहा कि राजद से मेरा रिश्ता अच्छा है, मैं जदयू के साथ भी जुड़ा रह चुका हूँ, पहले ललन सिंह से उनकी मुलाकात हो। ये सारे समीकरण इशारा करते हैं कि तेजस्वी यादव का जो केवल समीकरण गढ़ने तक नहीं बाबा, केवल यादवों को वोट बैंक बनाने तक नहीं, यादवों को सरकार का हिस्सा बनाना, यादवों को सत्ता का हिस्सा बनाना, यादवों को टिकट देना, उसी तरीके से भूमिहारों को केवल वोट बैंक नहीं समझना, भूमिहारों का समावेश करना, अपने साथ लाना, MLC बनाना। अगर 3 MLC भूमिहार को अगर तेजस्वी यादव बनाते हैं तो क्या एक विधायक भूमिहार नहीं बना सकते हैं तेजस्वी यादव का? सारा समीकरण यहीं गढ़ लिया गया था बाबा। उम्मीद है दर्शकों आपको अच्छा लगा होगा ये हमारा छोटा पंचनामा। छोटा तो नहीं हुआ, बाबा के साथ लगातार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। हम अभी गुड़गांव मेदांता में बाबा का इलाज कराने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि आखिर बाबा को हुआ क्या है। बाबा को VT हुआ है। VT एक हार्ट की कंडीशन है जिसमें लोअर चैम्बर्स में इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस गड़बड़ा जाते हैं, जिसकी वजह से जानलेवा हो सकता है ये कभी भी। ये 2 बार बाबा को हो चुका है, तीसरी बार ना हो ऐसा मौका हम नहीं ले सकते थे। पटना में हमने लगभग सभी बड़े अस्पतालों और डॉक्टरों से बातचीत की है, सभी के देख रेख में बाबा रहें। अब ये तय हो चुका था, उन डॉक्टरों ने जब हाथ खड़े किए कि दिल्ली में ही इलाज बेहतर हो सकता है, तो हम रातों रात दिल्ली पहुँचे और अब हम इलाज की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप सबों के साथ लगातार इस तरीके से हमारा संवाद होता रहेगा, कभी प्रत्यक्ष रूप से कभी परोक्ष रूप से हम आपके सामने आते रहेंगे। इस दौरान हमारी टीम लगातार पटना में मेहनत कर रही है और आप तक वो राजनीति की सारगर्भित खबरें पहुंचा रही हैं जो कि आपको पता है कि केवल इसी ठेके पर मिलता है।
तो जल्दी ही मुलाकात करते हैं अगली खबर में। मुख्य पंचनामा में बातचीत होगी आपसे। धन्यवाद।